नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में बोलते हुए कहा है कि ये एक ऐतिहासिक मौका है महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने का, और जो पार्टियां इस ऐतिहासिक मौके में शामिल नहीं होंगी, जनता उनको पनिश करेगी। एक तरह से वुमेन आउटरीच करते हुए प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि वो एक पोस्ट डेटेड चेक दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं कि जिसको भी इस विधेयक को पारित करने का क्रेडिट लेना है, वो क्रेडिट ले सकता है अपोजिशन की तरफ से, और सरकारी खर्चे से वो उनका नाम छपवा देंगे कि उन लोगों ने महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने में सहायता की। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि जिस तरह से एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि दक्षिण के राज्य इसमें उनकी सीटें कम हो जाएंगी, तो मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ, गारंटी देता हूँ। उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया कि उनकी जो सीटें हैं उसी प्रपोर्शन में रहेंगी जिस प्रपोर्शन में उनकी सीटें अभी हैं। यानी कि ये जो एक आशंका थी कि जो ड्राफ्ट बिल है जिसमें कि इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि अगर 2011 के सेंसस को आधार बनाया जाएगा तो उन दक्षिण के राज्यों की सीटें कम हो जाएंगी, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सीटें उसी प्रपोर्शन में रहेगी। सवाल यह है कि इससे क्या दक्षिण भारत के जो राज्य है उनकी आशंकाएं, जो उनके कंसर्न हैं, वो खत्म हो जाएंगे, या फिर जो असली कंसर्न है कि असली जो मुद्दा है डिलिमिटेशन का, और डिलिमिटेशन किस तरह से किया जाएगा, क्योंकि कई सारे विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर और आसाम में डिलिमिटेशन हुआ, तो सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लोकसभा का एक जो ज्योग्राफी है, कंस्टिट्यूएंसी है, उसकी उसका शुद्धिकरण करना चाहती है। यानी कि एक तरह से एसआईआर करना चाहती है लोकसभा में, उसके क्षेत्रफल में, और अपने मनमाफिक हिसाब से अपनी सीटें बनाना चाहती है। तो इस मुद्दे पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं, नोटेड एकेडमिशियन और साथ ही एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, वुमेन राइट एक्टिविस्ट राधा कुमार जी, जिन्होंने कई सारी किताबें लिखी है। इससे पहले वो जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो जम्मू कश्मीर के इशू को लेकर एक ग्रुप बनाया गया था, उसमें भी वो शामिल थी। और साथ ही हमारे साथ कैलकाटा यूनिवर्सिटी से जुड़ रहे हैं आशीष मिस्त्री, जो पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं। लेकिन शुरुआत राधा जी आपसे करते हैं। जो प्रधानमंत्री ने जो एश्योरेंस दिया है लोकसभा में, आप उसको फेस वैल्यू पे बाई करती हैं, या फिर जो ड्राफ्ट बिल है जिसमें कि ढेर सारे वुमेन राइट एक्टिविस्ट और अपोजिशन की जो दल हैं उन सब ने जो कंसर्न उठाए हैं कि मुखौटा है वुमेन रिजर्वेशन बिल, असली जो मकसद है वो लोकसभा और विधानसभा में डिलिमिटेशन करना है, अपने हिसाब से सीटें बनाना है ताकि बीजेपी पावर में रह सके। तो पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जो महिला के संगठन हैं और हमने एक पिटीशन दी है जिसमें 500 से ऊपर महिलाओं ने साइन किया है। 100 शहरों से, पूरे देश में 100 शहरों से, साउथ से लेके नॉर्थ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, नॉर्थ ईस्ट भी उसमें शामिल है, और 65 से ज्यादा संगठने हैं उसमें। महिला मंडल से लेके, पंचायत से लेके, नेशनल कमीशंस में रहने वाले लोग हैं। जो विमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इंडिपेंडेंट भी हैं, सिविल सोसाइटी के भी हैं और पार्टियों के भी हैं। तो ये एक काफी रिप्रेजेंटेटिव पिटीशन है। इसमें 4 बातें ही रखी गई हैं। पहली बात है कि जहां तक महिला आरक्षण का एक्ट की बात है, जिसको सरकार कहती है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, वो 2023 में इनैक्ट हो गई, पास हो गई। अब बस उसको लागू करने की बात है। आपको नए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वगैरह लाने की खास जरूरत ही नहीं, आपको ये एक्ट लागू करना था। तो आप क्यों इसको और चीजों में मिला रहे हैं? आप इसमें सीट एक्सपेंशन मिला रहे हैं, आप इसमें सेंसस मिला रहे हैं, आप इसमें डिलिमिटेशन मिला रहे हैं। इन सब चीजों की बिल्कुल कोई जरूरत ही नहीं है। हम तो फ्लैट 33% की रिजर्वेशन दी है एक्ट ने। वो फ्लैट 33% सेंसस से तो बिल्कुल जुड़ी नहीं है। अगर सेंसस से जुड़ी होती तो रिजर्वेशन होता है 48-49%, जो हमारी महिलाओं की संख्या है इस देश में। वो तो नहीं है ना।
ये तो फ्लैट 36% है, जो भी सीटें हैं। आप आज भी कर सकते हैं 543 पे, आप बाद में भी कर सकते हैं सेंसस और डिलिमिटेशन के बाद। अब जब सेंसस और डिलिमिटेशन की बात आती है, डिलिमिटेशन तो हरदम सेंसस के बेसिस पे होती है। जो सीट की डिसीजन होती है कि कितनी संख्या होगी सीटों की, वो तो सेंसस को लेके और पॉपुलेशन को लेके, और उसमें ये भी है कि फेयर प्रोपोर्शन भी देना है स्टेट्स को, उनकी भी सहायता की बात होनी चाहिए कि जिन स्टेटों ने इन्वेस्टमेंट की वेलफेयर में, महिला की एजुकेशन में, महिला की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में, इन स्टेटों ने इनको तो कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए, पीनलाइज तो नहीं करना चाहिए ना। तो आपको जब आप संख्या की भी बात करेंगे तो उसमें और भी क्राइटेरिया आएंगी, सिर्फ पॉपुलेशन काउंट नहीं है उसमें। डिलिमिटेशन के जो 5 एक्ट है उसमें जियोग्राफिक कंपैक्टनेस, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, सबसे महत्वपूर्ण पब्लिक कन्वीनियंस, ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं उसमें। तो ये चीजें भी तो आपको देखनी है। और फिर जब पॉपुलेशन की बात होती है, आपको डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस भी देखना है, किन स्टेटों ने अच्छा किया है वो भी आपको फैक्टर इन करनी है। वो पहले भी की गई है। ये जो चीजें मैं कह रही हूं, ये इनमें कोई चीज नई नहीं है। ये हमारे पार्लियामेंट में और हमारे सरकारी प्रैक्टिस में 70 साल से ये प्रैक्टिस हुई है। ये चीजें जो मैं आपको बता रही हूं, ये जो बिलें सरकार लाई है, ये इन सब को उलट के नई ही दिशा देना चाह रही है। अब आप ही सोचिए, वोटर का क्या महत्व होगा अगर सरकार या पार्लियामेंट अपने आप डिसाइड करे कि टोटल सीट इतने होंगे बिना सेंसस के। कैसे? इसका मतलब है ना आपकी गिनती ना मेरी गिनती, ना आपकी परिचय ना मेरी परिचय, हम तो है ही नहीं। हम कहाँ हैं वोटर? अगर आप हमको गिनेंगे नहीं, आप हमारी परिचय नहीं लेंगे, आप हमारे शहर आईडी ये वो सब चीज नहीं लेंगे, और आप ऐसे ही कह देंगे कि भाई हम तो 850 सीट बनाने वाले हैं, ये क्या बात हुई? लेकिन ये सरकार का तो आर्गुमेंट राधा जी ये है कि चूंकि इसमें बहुत डिले हो जाएगा, 2026 का जो सेंसस शुरू हुआ है वो होते होते 2034 हो जाएगा। महिलाएं इतने सालों से प्रतीक्षा कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में ये कहा कि 30 सालों से महिलाएं वेट कर रही हैं कि उन्हें ये अधिकार मिले, तो और ज्यादा वेट नहीं कराना। आपको लगता है कि ये जो बात कही जा रही है सचमुच वही बात है या उसकी आड़ में खेल कुछ और है? देखिए, 30 साल नहीं 50 साल, मैं तो 70s की महिला की राइट्स पे कैंपेनर हूं। हम 70s में मांग रहे थे, हम कह रहे थे पार्टियों को करना चाहिए, जो अभी भी उस महत्वपूर्ण चीज है। पर कोई बात नहीं, उसके बाद 10 साल बाद जब हमने देखा कि पार्टियां तैयार नहीं है, तब हमारी विमेन्स मूवमेंट ने शुरू किया कहना कि फिर आप रिजर्व दे दीजिए, रिजर्वेशन कर दीजिए। तो हम लोग तो, माफ कीजिए प्राइम मिनिस्टर साहब, हम आपसे कहना चाहते हैं कि आपसे कहीं पहले हम झगड़ा कर रहे हैं इस चीज के लिए। 50 साल से हम लोग कर रहे हैं ये बात। तो तो आप सुनिए जो हम कह रहे हैं। हम कह रहे हैं आपके सामने अभी एक्ट है, आप उसको फौरन लागू कर सकते हैं, आप उसको अभी लागू कर सकते हैं। इस सेशन में आप इसकी बस लागू करने की डेट और रूल्स बना दीजिए बस, और कोई चीज जरूरी नहीं है इसमें। डिले तो आप कर रहे हैं। जब आप नई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स और ये वो फला ढूंढा सीटों का बढ़ावा और ये वो सब चीजें कर रहे हैं, तो आप ही तो डिले कर रहे हैं। ऑपोजिशन कहाँ डिले कर रही है? ऑपोजिशन की पार्टियां ने तो हमारे साथ मिल के कहा है कि आप अभी कर सकते हैं, करो, हम साथ देंगे, समर्थन देंगे। आपने सुना होगा सारी ऑपोजिशन पार्टियों ने ये कहा है ये बात।
तो ये सब झूठी चीजें, ये चीज को मरोड़ वड़ोड़ कर आप कह रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। झूठ मत बोलिए, सच बोलिए। आपके हाथ में है आज करना। आप नहीं करना चाहते हैं तो हम पूछना चाह रहे हैं आपसे, आप क्यों नहीं अभी करना चाह रहे हैं एक्ट के ऊपर? क्या क्या आपका मकसद है या क्या आपकी भय है एक्ट में अभी लागू करने की? 2030 में जब सेंसस रिजल्ट्स आएंगे, आप फिर रिव्यू करके अपनी सीट एक्सपेंशन कीजिए। जो भी करना है आप पार्लियामेंट में सब लोग बैठ के ये सोचें, जब सेंसस की रिजल्ट्स बाहर निकलेंगी, कि ये कैसे करना है, कितना बढ़ावा करना है, ये सारी क्राइटेरिया देख के तय कीजिए। वो ऑटोमेटिकली इस एक्ट पे लागू हो जाएगा, ऑटोमेटिकली, क्योंकि 33% है ना। ये थोड़ी कह रहा है कि इतनी सीटों पे। एक्ट में क्या है? फ्लैट 33%, जो भी संख्या हो सीटों की। तो कहाँ है प्रॉब्लम आपको? अभी करो, रिव्यू करो 2030-22 23 में, और 2034 के इलेक्शन में वो लागू करो। सिंपल बात है, बहुत सिंपल, बहुत आसान चीज है। इसमें ये और चीजें डाल रहे हैं जिसकी बिल्कुल जरूरत ही नहीं। बिल्कुल। आशीष, आपसे आपको क्या लगता है कि ये असली बंगाल चुनाव में वुमेन वोटर को मोबिलाइज करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए बिल लाया गया है? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसके लिए जो संख्या नंबर्स चाहिए वो 360 के आसपास का आंकड़ा चाहिए। एनडीए के पास टोटल जो आंकड़ा है 295 का है। तो यानी कि 60-65 सीटें अपोजिशन से इनको मिले तभी ये विधेयक पारित होगा। और वैसी स्थिति में सरकार जानती है कि ये पारित नहीं होगा, तो पूरा जो ठीकरा सरकार फोड़ेगी कि ये सारी अपोजिशन की पार्टियां हैं जो महिला विरोधी हैं, इन्होंने इस ऐतिहासिक मौके पर महिलाओं के पक्ष में रिजर्वेशन को पारित नहीं होने दिया। और पश्चिम बंगाल चुनाव में चूंकि बीजेपी का डीएमके या तमिलनाडु में कोई स्टेक नहीं है, बीजेपी को पता है कि वहां पे कोई सीटें नहीं ज्यादा मिलनी है, तो इसलिए उनका पूरा जो नैरेटिव फोकस है पश्चिम बंगाल में कि ममता से अगर महिलाओं को थोड़ा सा भी अगर डेंट कर दें तो बीजेपी पावर में वहां पे आ जाती है। बिल्कुल, एक तो चीज है जैसे, लेकिन फिर भी और एक चीज हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, जो कि हम जब ये बोलते हैं कि महिला वोटर एक जैसे नहीं होते, रीजनल डिफरेंसेस भी होते हैं। हर एक अंचल, हर एक एरिया में महिला वोटर, उनके बिहेवियर, वोटिंग बिहेवियर अलग होता है। अर्बन महिला वोटर जो होते हैं शहरांचल में, वो अलग से बिहेव करते हैं। ग्रामीण जो महिला होती है, उनके इश्यूज अलग होते हैं। जैसे ममता बनर्जी जो कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, तो उनके अब देखा जाए तो ये जो है उनकी जो सपोर्ट है, वुमेन सपोर्ट, वो रूरल एरियाज में जो है और अर्बन एरियाज में जो है उसमें एक सिग्निफिकेंट अंतर है। इवन अर्बन एरियाज में भी जो सेमी अर्बन एरियाज है और जो एब्सोल्यूटली प्योर अर्बन एरियाज है, उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। इसका मतलब यह है कि ये एक जैसा नहीं होता, हर एक जगह पे अलग अलग होता है। और जहां तक इस नैरेटिव की बात है, ये नैरेटिव कहां तक, इसका भी एक सीमा है, इसकी भी एक ही सीमा के अंदर इसका मतलब परफॉर्मेंस होगा, किस तरह से ये इम्पैक्ट डालेगा। जैसे कि अर्बन या सेमी अर्बन एरिया में इसका एक इम्पैक्ट है, ग्रामीण जो महिलाएं हैं उनके ऊपर इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ग्रामीण महिलाएं, उनके लिए ममता बनर्जी क्यों इतना पॉपुलर है, दो चीजें तो इसमें साफ साफ दिखता है। एक जो है, ग्रामीण जो महिलाएं हैं उनको एक्चुअली तृणमूल कांग्रेस ने किया क्या है, कुछ अलग से नहीं किया। आप बंगाल को देखो, थोड़ा सा समझो पहले से। बंगाल में पहले एक कांग्रेस सिस्टम जब था, उसके बाद क्या आया, लेफ्ट का एक अलग सा सिस्टम बन गया, नया नेगोशिएशन होता रहा और हमें एक अलग सा रेजिम मिला। तो बंगाल में दो दो डिफरेंट रेजिम था हमारा। फिर आया तृणमूल ने क्या किया, ये एक रेजिम क्रिएट करने की कोशिश नहीं की। इसने जो किया, ये एक सेटलमेंट बनाने की कोशिश की, एक व्यवस्था को इसमें उन्होंने डाला है। और इसने क्या किया, हर एक जगह पे निगोशिएट किया है। ग्रामीण महिलाओं के साथ एक निगोशिएशन हुआ है, अर्बन में एक निगोशिएशन हुआ है, हर एक ग्रुप के साथ एक अलग सा निगोशिएशन है। जैसे सिंडिकेट की बात हम करते हैं ना, वही उसी तरह से तो वहां पर भी एक डिफरेंट नेगोशिएशन है। तृणमूल की जो पूरी सिस्टम है वो एक नेगोशिएशन से चलता है, मल्टीपल नेगोशिएशन से चलता है।
ये जो होता है, अब ग्रामीण जो महिलाएं है, ममता जी को 2 कारण से वो इतना चाहते हैं। एक तो है कि जो वे ऑफ लाइफ है ममता का, कि ममता की जो वे ऑफ लाइफ है, जिस तरह से वो बात करना पसंद करते हैं, वो डेलिबरेटली उस लैंग्वेज को बोलते हैं जो कि ग्रामीण महिलाएं हर रोज बोला करते हैं। तो ये जो एवरीडे लाइफ है ग्रामीण महिलाओं की, वो झलकता है ममता के जो जितने भी उनके परफॉर्मेंसेस होते हैं उसमें। दूसरा जो है, जो स्कीमें है, अगर देखा जाए तो सारी स्कीम जो डिजाइन किया गया है वो फोकस्ड है ग्रामीण महिलाओं पे। शहरांचल के लिए पर्टिकुलरली कुछ अलग सा नहीं है जहां पे वो नया एक नेगोशिएशन बने। तो ग्रामीण महिलाओं को मतलब सपोर्ट लेने के लिए एक नेगोशिएशन है, लेकिन शहरांचल में उस तरह का स्पेसिफिकली कोई नेगोशिएशन है नहीं। उन्हीं सब स्कीमों का एक्सटेंशन है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कन्याश्री है। कन्याश्री एक पॉलिसी है, लक्ष्मी भंडार जो है, तो ये दोनों पॉलिसी जो कि मेजर पॉलिसीज है, ये सारे फोकस्ड है ग्रामीण में। अब शहर में जाके बहुत सारे उपभोक्ताएं हैं, यहाँ पे भी लोग हैं, लेकिन इन लोगों को के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ग्रामीण अंचलों में है। सो ये जो है, इसमें एक अंतर होता है। तो हाँ, तो ये आशीष, अगर उसी लॉजिक से देखा जाए तो जो अर्बन वुमेन है वहां पे अगर बीजेपी डेंट है, अगर आप देखें कि बीजेपी का जो वोटिंग परसेंटेज या जो उनको मत मिला था पिछले इलेक्शन में और टीएमसी दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, उसमें अगर अर्बन वुमेन इस महिला आरक्षण या फिर, क्योंकि उन महिलाओं में भी एक तो ये बात होगी ना कि जैसे कि बीजेपी कह रही है कि भाई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, बंगाल इतने सालों में वहां पे अर्बन सेंटर में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो महिला आरक्षण और इन सब के मुद्दों से अगर थोड़ा सा भी फ्लोटिंग वोटर, स्विंग वोटर बीजेपी के पक्ष में आता है तो उनका काम आसान हो जाएगा। यानी 45-46% का जो वोट शेयर है जो टीएमसी का जीतने का, उसके नजदीक वो पहुंच सकते हैं। ये तो एक चीज है, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज और भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल में हुआ क्या था, बंगाल में आप देखो तो जो 34 साल तक लेफ्ट का रूल था यहाँ पे, वहां पे स्टूडेंट्स यूनियन के जो इलेक्शंस होती थी उसका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल था। काफी सारे महिला लीडर भी वहां से उभर के वो लोग आई थी। तो सारे पोर्टफोलियो उनको मिला बाद में। जैसे कि पहले कोई स्टार्ट करता है, मतलब इफ शी बिकम्स पंचायत सरपंच प्रधान, उसके बाद प्रमोशन होता रहता है। लेकिन आप 2011 से देखो, आज तक स्टूडेंट्स यूनियन का कोई इलेक्शन नहीं हुआ। तो वो जो सप्लाई चेन होता है ना लीडरशिप का, वो टूट चुका है। अब क्या हुआ है, बहुत सारे लड़के हैं, लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, जो कोशिश कर रहे हैं कि ताकि उनको तरक्की मिले, कोई पोस्ट मिले। एक अपॉर्चुनिटी तो बनता है यहाँ पे। जैसे कि एक चीज तृणमूल ने किया है, आप कंपेयर करो बाकी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, तो देखोगे कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। मतलब पार्लियामेंट में भी एटलीस्ट देखा जाएगा, असेंबली में तृणमूल का बेटर है। जैसे कि अब बीजेपी का भी कहना है कि अभी जल्दी जल्दी ये बिल लाना पड़ेगा, ये तो ठीक है, लेकिन अगर रिप्रेजेंटेशन देखा जाए पार्टी के हिसाब से तो बीजेपी से ज्यादा तृणमूल का अच्छा है। लेकिन द पॉइंट जो मैं बोलना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए, जो एक हद तक तो आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हो वो ठीक है, लेकिन मेरा मेरा ये मानना है कि ये शॉर्ट टर्म कोई पॉलिसी है नहीं बीजेपी का। ये एक लॉन्ग टर्म सोच है जो बहुत सारी चीजों से जुड़ा हुआ है। जैसे एसआईआर से जुड़ा हुआ है, जैसे आप बूथ लेवल पे अगर देखा जाए, हम लोग जो इलेक्शन स्टडीज जो भी करते हैं हम देख रहे हैं कि बूथ लेवल पे किस तरह से मैनेज किया जा रहा है। लास्ट टाइम जो था 1200 ऐसे बूथ थे लास्ट इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में, जहां पे मार्जिन बहुत कम था। जैसे कि हम लोग जो मतलब नेशनल लेवल पे जब स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि असेंबली लेवल पे, लेकिन बूथ लेवल की जो डेटा है वो आपको असलियत बता देगी। तो वो डेटा बोल रहा है कि कहीं एक एक बूथ पे 50 वोट, 50 वोट्स वो भी स्विंग हो जाता है ना, तो पूरा वहां पे मामला बिगड़ सकता है। जैसे कि लास्ट टाइम ऐसा था, 70 ऐसे सीट्स थे बंगाल में जहां पे 5,000 से लेके 15,000 का जो था डिफरेंस। अब बूथ लेवल पे आप वो लेके जाओ तो आप देखोगे 30 या 40 वोट्स, उस तरह का आपको हजारों बूथ्स मिलेंगे। तो इसका मतलब ये है, एसआईआर के साथ साथ अगर इसका इन्फ्लुएंस थोड़ा सा भी चल जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि 1% भी इसका इम्पैक्ट आता है, तो रिजल्ट में एक
बदलाव आ सकता है। तो इस बार क्या किया गया है, एक तो एसआईआर का है। आप देखिए जो हमारे पास डेटा है, तो हम देख रहे हैं एग्जैक्टली वही फिगर जो उनके विनिंग मार्जिन था लास्ट टाइम, वही सेम फिगर होके आया है इस बार। सेकंड जो है ये वुमन इशू, क्योंकि लास्ट टाइम 2 जगहों से तृणमूल को ये मिला था, सपोर्ट मिला था। एक तो महिलाओं से मिला था, दूसरा तो मुस्लिम वोट उनके मतलब पक्ष में था, इस बार भी होगा। लेकिन ये जो 1% है, ये बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने वाला है। और तीसरा जो चीज इसके साथ साथ जुड़ जाता है, वो है कि इस बार जो इलेक्शन हो रहा है ना, वो कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट इसको एनालाइज जितना कर पाएगा, उससे ज्यादा कर पाएगा एक स्टैटिस्टिशियन। ये इलेक्शन हो रहा है पूरा मैथमेटिकली, ये कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। आप कैलकुलेट करो, आपको मतलब बीजेपी एक ही तरीके से बंगाल में इलेक्शन जीत सकती है, वो है थ्रू कैलकुलेशंस। ये पूरा एक मैथमेटिक्स है, इसमें और कुछ नहीं है। तो बूथ लेवल पे जो मैनेजमेंट हो रहा है, और इसका एक कारण है, यहाँ पे जो लड़ाई है, ये लड़ाई कोई 2 पॉलिटिकल पार्टी के बीच में है नहीं, ये है 2 एक सिस्टम के अगेंस्ट। तृणमूल का जो अभी चल रहा है, ये एक सिस्टम है, और इस सिस्टम के अगेंस्ट में और एक पैरेलल सिस्टम के ऑफर लेके आया है बीजेपी। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लीजिए, लक्ष्मी भंडार में यहाँ पे मिल जाता है 1500 रुपए, तो बीजेपी का कहना है कि हम 3000 देंगे यहाँ। तो मतलब ये है कि हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं, हम वही चीज करेंगे जो आप करना चाहते हैं, जो आप करके आए हैं इतने दिनों तक, यानी कि ऑफर्स। तो ये मेरा मानना ये है कि यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी, अब मान लीजिए 4 तारीख को सरकार बदल जाता है, मुझे पता नहीं क्या होगा, अगर बदल जाता है, आपको क्या लगता है कि कुछ नया आएगा? कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये जो चेंज होने वाला है, ये डिमांड से हो रहा है। जो जितने भी वोटर्स है, जो भी ये मैंडेट आएगा ना, हमारा चेंज का एक डिमांड बन गया है ऑलरेडी। क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स जो है अभी, वो एक प्रोफेशन बिल्कुल बन चुका है। तो हमारी एग्जिस्टेंस के लिए हमें चाहिए कि बदलाव आए। अगर ये बदलाव आता है, तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने किया है इसीलिए ये बदलाव आ रहा है। ये बदलाव इसीलिए आना है क्योंकि यहाँ पे बदलाव के लिए एक डिमांड ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। क्योंकि यहाँ के जो सिंडिकेट्स है, यहाँ के जो जितने भी मतलब, और ये उसके साथ ये 2 ऑफर उससे जुड़ गया है। एक ऑफर तो वुमेन्स रिजर्वेशन वाला, और दूसरा उससे भी महत्वपूर्ण है जो कि डिलिमिटेशन वाला, क्योंकि सीट इसमें इंक्रीज होने वाला है। तो नया ऑफर है हमारे पास। बिल्कुल। राधा जी, आपसे जानना चाहूंगा कि आपको लगता है कि इसका जो इम्पैक्ट है बंगाल के चुनाव में होगा, या फिर असली जो मुद्दा है कि बंगाल के चुनाव के साथ साथ उनकी जो इंटेंशन है वही डिलिमिटेशन वाली है कि ठीक है, वुमेन रिजर्वेशन के चेहरे का इस्तेमाल करते हुए डिलिमिटेशन 2029 के लिए एक तरह से अपनी तैयारी शुरू कर दो, और सीटों को जिस तरह से आसाम में एक तरह से इम्पॉसिबल हो गया है कि कांग्रेस वहां पे पावर में आ सकती है, क्योंकि जिस तरह से मुस्लिम डोमिनेटेड जो सीटों में छेड़छाड़ की गई है उसके बाद ये मुश्किल है। उसी तरह से जिसकी जो सीट है उसमें किसी इलाके को तोड़ के जोड़ दो ताकि वो फेवरेबल हो जाए बीजेपी के लिए, असली जो मोटिव है ये है सरकार का। ये बात तो बिल्कुल साफ दिखने में आ रही है। देखिए, इन्होंने क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो लाए हैं, इसमें इन्होंने सेंसस को रिमूव कर दिया और कहा कि सरकार डिलिमिटेशन करवाएगी। मतलब ईसीआई जिस पे इतने शक हैं, वो डिलिमिटेशन कमीशन बनाएगी और वो डिलिमिटेशन करेंगे बिना सेंसस के। इसका मतलब है विदाउट नोइंग द वोटर्स। उसका क्या मतलब है? हम लोग तो बिल्कुल इरेज ही हो गए, हमारी बिल्कुल कोई विजिबिलिटी ही नहीं है, हम इनविजिबल हो गए। ये बात ये कह रहे हैं, ये है इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में। और ये कह रहे हैं फ्यूचर के लिए भी, ये भी कह रहे हैं कि अगर सरकार को डिलिमिटेशन में कोई सेंसस, डिलिमिटेशन बिल में भी देखिए तो उसमें भी सेंसस का बहुत ही कम नाम और निशान कहीं नहीं दिखाई देता। और उसमें क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई हम चाहें तो हम 2011 का सेंसस इस्तेमाल करें। अरे भाई, 2011 का अच्छा ठीक है, आप 1901 का क्यों नहीं सेंसस लेते?
उसमें महिलाओं की तादाद जैसे कि असम के केस में किया था कि 2001 के सेंसस का इस्तेमाल किया, न कि 2011 का किया उन्होंने। और हम तो नहीं, मैं कह रही हूँ कि आप ऐसे कहेंगे तो हम कहेंगे आप 1901 का सेंसस लीजिए जिसमें महिला की तादाद ज्यादा थी। अभी देखिए सर, हमारे देश में पिछले 100 साल में महिला की तादाद कम होती गई है, अभी थोड़ी सी बढ़ी जब ये यूपीए सरकार थी। खैर, उस बात को छोड़ के डिलिमिटेशन पे अगर हम आए, मतलब मैं उस बात को छोड़ना नहीं चाहती, मैं उसको बिल्कुल जोर से रजिस्टर करना चाहती हूँ that this is an attempt to invisibilize and erase the voter। ये सबसे बड़ी इसकी खतरनाक बात है, क्योंकि सेंसस से डीलिंग किया है इन्होंने डिलिमिटेशन को। अब डिलिमिटेशन को देखिए तो बिल्कुल जम्मू कश्मीर और असम दोनों के अगर आप एक्सपीरियंस देखें वो डिलिमिटेशन के, वो तो मतलब पता नहीं, मुझे तो लगता है बिल्कुल ना इसमें रैशनैलिटी है, ना इसमें लॉजिक है, ना इसका कुछ समझ आता है। जम्मू कश्मीर में क्या किया, एक बात तो आपने पहले बताई ही दी कि उन्होंने जम्मू के वोटर का वो बढ़ाया, असर बढ़ाया, वेट बढ़ाया, और कश्मीर के वोटरों का वेट नीचे किया। उससे ज्यादा उन्होंने जो नई कंस्टिट्यूएंसी बनाई, कुछ नई हिंदू मेजॉरिटी कंस्टिट्यूएंसी बनाई हैं जो 50,000 की हैं, और दूसरे साइड पे मुस्लिम मेजॉरिटी की कंस्टिट्यूएंसी क्या है, 1.7 लाख, 50,000 वर्सेस 1.7 लाख। वो एक चीज। दूसरी चीज इन्होंने क्या की, इन्होंने नए जो लोकसभा के कंस्टिट्यूएंसी बनाई, एक इन्होंने बनाई जिसमें इन्होंने अनंतनाग में पूंछ राजौरी के हिस्से लेके जोड़ दिए, जो मुस्लिम मेजॉरिटी हिस्से हैं, वो निकाल के अनंतनाग में लगा दिए। अब पूंछ राजौरी और अनंतनाग के बीच में है पीर पंजाल, रियली हाई माउंटेन रेंज। उसको क्रॉस करने के लिए सिर्फ एक रोड है, मुगल रोड, और वो सीजनल रोड है। आप ही सोचिए वो बेचार कंस्टिट्यूएंसीज और अपने एमपी से कैसे मिलेंगे कंस्टिट्यूएंट्स ऐसे हाल में। इतनी बड़ी जगह, बीच में माउंटेन रेंज, कम्युनिकेशन नहीं, ट्रांसपोर्ट नहीं, कुछ भी नहीं। आपने इन वोटर्स को तो बेहाल ही बना दिया इस चीज करके, क्योंकि आप चाहते थे कि जो पूंछ राजौरी का अलग हिस्सा लेके आप हिंदू मेजॉरिटी बनाएंगे, और जो जहां मुस्लिम मेजॉरिटीज है उसको काट के आप अनंतनाग में डाल देंगे। अब ये कोई सोच और समझ की बात है? मतलब सांप्रदायिकता है, सांप्रदायिक इतनी सांप्रदायिकता है आप में कि आप ना पब्लिक की कन्वीनियंस का सोचेंगे, ना आप एमपी का रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर और ड्यूटी, धर्म का सोचेंगे। सब चीज आपने निकाल दिया, बस अपनी ही छोटी सी चीज, छोटी सी सांप्रदायिक देश को बटाने की बात, इस चीज के लिए आपने, और सारी चीजें जो डेमोक्रेसी का बिल्कुल क्या कहे कोर है, बीज है उसका, उसको फेंक दिया आपने। असम में देखिए, आपने तो कह ही दिया कि 12 के करीब मुस्लिम, जहां कंस्टिट्यूएंसीज जिसमें मुस्लिम की कोई इन्फ्लुएंस थी उनको तो निकाल दिया। साथ साथ आपने गौरव गोगोई की भी कंस्टिट्यूएंसी ले ली, खत्म कर दी। और फिर आपने किस तरह की कंस्टिट्यूएंसीज क्रिएट की है? एक कंस्टिट्यूएंसी है जो यू शेप है, यू शेप कंस्टिट्यूएंसी, उसके बीच में एक और कंस्टिट्यूएंसी। एक बेचारा ग्राम पंचायत है जो एक असेंबली सेक्शन में बिलोंग करता है, पर वो उसकी लोकेशन दूसरे असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में है। अब ये उस ग्राम के लोग क्या करेंगे? तो ये जो चीज है, आप देखो जम्मू कश्मीर में भी, आसाम में भी लॉजिक एक ही इनमें निकलती है, और वो है सांप्रदायिकता, और कोई लॉजिक है ही नहीं। और ये लोगों को अपनी सांप्रदायिक लक्ष्यों पे बंटवारा करवा रहे हैं, और ये करवा रहे हैं कि इनके वोट का कोई महत्व ही ना हो। ये अच्छा, दूसरी एक बात और मैं इसमें जोड़ना चाहती थी, ये जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो हमारी सरकार ने अभी लगाई है, इसमें आप देखेंगे
तो उन्होंने ये इम्प्लाई किया है कि ये जम्मू कश्मीर को सदा यूनियन टेरिटरी बना के रखने वाले हैं। आप अगर देखिए उसमें जो उन्होंने बनाए हैं नियम और कायदे जम्मू कश्मीर के लिए, वो सब यूटी यूनियन टेरिटरी को बुला नाम भी दिया, कहा भी कि ये यूनियन टेरिटरी के तौर पे हम ये नियम ये कायदे करेंगे। अच्छा, क्या हुआ? 5 साल से आप कह रहे हैं कि आप स्टेटहुड वापस देंगे। इसमें इसका तो एक ही मायने है, वो भी बिल्कुल सर झूठ थी। कोर्ट को भी आपने झूठ बताई, हमको भी झूठ बताई, जम्मू कश्मीर सरकार को भी झूठ बताई और देश की जनता को भी झूठ बताई। ये कहा कि टेम्पररी है, अब आप परमानेंट बनाने को जा रहे हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो बड़ी बात ये है कि सरकार ने जो इस महिला आरक्षण विधेयक में जो अमेंडमेंट लाया है, उसके साथ में जो 3 बिल लाए हैं, उसका जो असली मकसद विपक्ष को लगता है कि ये डिलिमिटेशन करना और अपने हिसाब से, अपने जीतने के हिसाब से लोकसभा की कंस्टिट्यूएंसी को रिड्रॉन करना है, न कि महिलाओं को आरक्षण देना है। क्योंकि महिला संगठनों की मांग है, विपक्ष की मांग है कि अगर सचमुच सरकार गंभीर है, तो इसी 545 जो 43 सीटें हैं, उनमें से महिलाओं को आरक्षण दे दे, न कि नए 2011 के सेंसस के हिसाब से पहले डिलिमिटेशन हो और उसके बाद फिर महिलाओं को आरक्षण मिले। सवाल यह है कि ये संसद में विधेयक जब कल पास होने के लिए आएगा, तो वो पास होगा या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के कारण ये विधेयक गिर जाएगा। ये देखने वाली बात होगी कि आंकड़ों का खेल क्या होता है। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। राधा जी, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आशीष मिस्त्री जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.